नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक और कह सकते हैं कि क्लास 11th के मैथ्स का आज हमारा इस चैनल पर फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम आपको क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का सेट थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, सेट थ्योरी क्या होती है, सेट थ्योरी कहाँ कहाँ यूज होती है, सेट थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है और सेट थ्योरी से कितने कनेक्टेड चैप्टर हैं 11th में एज वेल एज 12th में, और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे चल करके करेंगे तो वहाँ पर सेट थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, इन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर पूरा सेट थ्योरी का ओवरव्यू बताएंगे कि सेट थ्योरी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इसमें कितने लेक्चर होंगे, इनमें कितने कंटेंट होते हैं, मतलब कितना कंटेंट होता है इसमें, मतलब कितने टॉपिक्स हमको कवर करने पड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको चैप्टर का नाम बताया है सेट थ्योरी, चैप्टर फर्स्ट हमारी मैथ का है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है, सेट थ्योरी। हो सकता है आपकी बुक में इसका नाम सेट हो, लेकिन हम इसको सेट थ्योरी के नाम से पढ़ा रहे हैं। उससे कोई चैप्टर का नाम यदि मैच न करे तो कंटेंट अलग नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए हम समझते हैं सेट थ्योरी की। देखो पहले तो टॉपिक तो हम बाद में बताते हैं आपको। जो सेट थ्योरी होता है, देखिए ये आपके सिलेबस में 11th में तो है ही, आपके सिलेबस में क्लास 11th के सिलेबस में तो है ही। इसके साथ साथ ये जो चैप्टर फर्स्ट में है, इसके साथ साथ चैप्टर सेकंड जो हमारी 11th मैथ का है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पर भी सेट थ्योरी एप्लीकेबल है। मतलब यदि आप सेट थ्योरी को पढ़ते हैं तो ये कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके यहाँ के भी क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास का भी हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, यही चैप्टर इसी नाम से। 12th क्लास का पहला चैप्टर भी वहाँ पर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मतलब यदि हम ओवरऑल कह दें 11 12 को मिला करके सेट थ्योरी आपके लिए पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 15 to 20 मार्क्स आपके ये कैरी करेगी 11 12 को मिला करके। और सेट थ्योरी बाकी और भी जगह इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं सेट थ्योरी में क्या 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 हमको पढ़ना है। तो देखिए हम इस सेट थ्योरी को एक प्रोसीजर हम आपको बताते हैं कि मतलब कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे लेके चलेंगे। पहले हम आपको इसका इंडेक्स बताते हैं, इस चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन। इस चैप्टर का इंडेक्स क्या बनाएंगे हम इसमें आपको पढ़ाएंगे सेट की डेफिनेशन कि सेट क्या है। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या कार्डिनैलिटी भी कहते हैं जिसको, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन में दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे हम आपको, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये पढ़ाएंगे हम आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे 4th नंबर में टाइप्स ऑफ सेट्स, फिर इसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको ऑपरेशन ऑन सेट, और इसके बाद थोड़ा सा स्पेशल देखिए एक और, ये टाइप्स ऑफ सेट में तो आ ही जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक पावर सेट करके आपको एक अलग से पढ़ाएंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स में पावर सेट तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको भी पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सेट का क्या, सबसेट। मतलब इसको एक काम करते हैं, इसको आप 6 मार्क दे दीजिए। पहले पढ़ाएंगे सबसेट, फिर पढ़ाएंगे पावर सेट। ठीक है, फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वेन डायग्राम, 7th नंबर पर पढ़ाएंगे वेन डायग्राम। 8th नंबर पर पढ़ाएंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको एलजेब्रा ऑफ सेट्स, मतलब इसी में आ जाएगा ऑपरेशन भी, एलजेब्रा ऑफ सेट्स।
फिर इसके बाद पढ़ाएंगे सम इम्पॉर्टेंट लॉज, मतलब जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं वो भी अलजेब्रा में ही आ जाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ सेट्स। और फिर अगला पढ़ाएंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेट्स। तो ये चैप्टर हम आपको इतने टॉपिक में पढ़ाएंगे, इतने टॉपिक को बांटा हमने इस चैप्टर को। डेफिनेशन, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, इसके बाद पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर टाइप्स ऑफ सेट, पावर सेट, सबसेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सम इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ सेट्स और प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड। देखिए यदि हम आपको इस चैप्टर को वन शॉट में डालें तो लगभग 3 से 4 घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा। इसलिए हम इसको पार्ट बाई पार्ट्स, कुछ टॉपिक कुछ पहले लेक्चर में, कुछ टॉपिक दूसरे लेक्चर में, तो मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर में आपको ये पूरा का पूरा सेट थ्योरी पढ़ा दिया जाए। तो आइए हम सेट थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो एक वर्ड आता है हमारे लिए, क्या? सेट क्या है। सबसे पहले समझते हैं सेट क्या है, तब तो उसके आगे पहले डेफिनेशन ही बताना पड़ेगा ना। छोटे छोटे टॉपिक है कुछ तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए सेट क्या है, हमको ये पढ़ना, व्हाट इज सेट। एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, क्या? व्हाट इज सेट। सबसे पहले तो हम चैप्टर ही समझे ना, ये जिसके बारे में पढ़ना है वो है क्या, व्हाट इज सेट। तो सेट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं। क्या? देखिए, सेट इज वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डाटाज, मतलब डाटा वगैरह एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, डाटा भी, डाटा किसी प्रकार का डाटा, किसी का नाम हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी। डाटा का मतलब यहाँ पर कुछ भी, नंबर, नेम, किसी पर्सन का मतलब कलेक्शन हो जाएगा, पीपल वगैरह, है ना। इसमें देखिए 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यूज किए हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक टर्म्स आया है वेल डिफाइंड, एक टर्म्स आया है अनऑर्डर्ड, एक टर्म्स आया है कलेक्शन और एक टर्म्स आया है डिस्टिंक्ट। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या बताया हमने? सेट जो होता है वो डाटा या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन वर्ड का तो समझ गए कि ग्रुप। सेट क्या होता है? डाटा या ऑब्जेक्ट, किसी प्रकार के डाटा का कलेक्शन होता है, लेकिन वो डाटा में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्या? प्रॉपर्टी नंबर 1, वो डाटा वेल डिफाइंड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, मतलब उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन का मतलब उसको आप आइडेंटिफाई करें, कुछ बेसिक्स होने चाहिए कि इसके बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड, तो अनऑर्डर्ड से मतलब है यहां पर इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी डाटा आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। तीसरा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है सभी कैसे होने चाहिए? डिस्क्रीट होने चाहिए। डिस्क्रीट वर्ड से मतलब है अलग अलग, सभी डाटा अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग होने से मतलब है, अलग अलग होने का हम ये मतलब कह सकते हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक डाटा को 2 बार नहीं लिखेंगे। और वो कलेक्शन, देखो यदि कोई भी डाटा या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन इन 3 बातों को पूरा करता है तो वो सेट कहलाएगा। हम डेफिनेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इसी बात पर बेस्ड है कि आपको कोई डाटा दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा वहां से कि ये सेट है या नहीं। तो आपको 3 बातें चेक करनी है, वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड, डिस्टिंक्ट। अब हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल से चेक कराते हैं, पर समझाने की कोशिश करते हैं। बस आपको इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और इसके साथ जो भी नए नए लेक्चर्स की बाद अपलोड होते जाएं उनको आपको लाइन बाय लाइन देखते चलना है, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। कलेक्शन ऑफ
10 बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। फिर एक में आ गया ABCDE, ये हो गया। एक में आ गया का खा गा, ठीक है। और क्या ले लें हम इसके साथ साथ, और भी डाटा कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिख दिया कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन द वर्ल्ड। और collection of students who scored under 1000 rank AIR in GATE exam 2025। ये आपके पास 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा डाटा सेट कहलाएगा, कौन सा डाटा सेट नहीं कहलाएगा। तो देखिए पहला, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट सिंगर या बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के 10 बेस्ट क्रिकेटर का कलेक्शन बताना है। तो ये देखिए बेल्ट, देखिए ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए हमने आपको विराट कोहली और वीरेंद्र सहवाग का नाम दिया, अब आप विराट कोहली को आगे लिखें या वीरेंद्र सहवाग को पीछे, या वीरेंद्र सहवाग का नाम आगे लिख दें विराट कोहली का नाम पीछे, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब अनऑर्डर्ड को तो फॉलो करता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या ये 10 क्रिकेटर अलग अलग होंगे? ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, क्योंकि 2 क्रिकेटर थोड़ी ना एक ही बार में एक क्रिकेटर 2 बार थोड़ी यूज हो जाएगा। तो विराट कोहली 10 वो तो एक गिना जाएगा ना उसको, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बात आती है वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो देखिए भैया 10 बेस्ट क्रिकेटर जो होंगे उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं होती है। वो टैलेंट के बेस पर, अपने फॉर्म के बेस पर 10 बेस्ट क्रिकेटर में आते हैं। मतलब कोई मेरे से पूछेगा कि आप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताओ वर्ल्ड में, मैं अलग बताऊंगा, आप अलग बताएंगे, कोई और के अकॉर्डिंग अलग होगा। या मान लो कोई रैंक वगैरह डिसाइड होती है, तो आज मेरी रैंक कुछ है वर्ल्ड क्रिकेट में, कल कुछ और हो सकती है। वेल डिफाइंड थोड़ी ना हुआ वो। आज मेरा फॉर्म अच्छा है, मैं बढ़िया वेस्ट में आऊँगा, कल नहीं है तो नहीं आऊँगा। लेकिन ये बात की बात, इतना नहीं सोचना मेरे को, इसमें हमको ये देखना क्या किसी के टैलेंट की कोई डेफिनेशन होती है कि आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आप टैलेंटेड हो? नहीं। तो ये वाला जो अपना डाटा है वो वेल डिफाइंड नहीं ना होने के कारण ये सेट नहीं होगा। यहाँ पर ये देखें, ये क्या है? ABCD, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये देखिए ये वेल डिफाइन है, इनकी डेफिनेशन है। यदि मैं आपको ये ना भी दिखाऊं और आपसे ये बोल दूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर लिखें आप, वो भी स्मॉल लेटर में, तो आप यही लिखेंगे भले मैं क्वेश्चन दिखाऊं ना दिखाऊं। लेकिन यहाँ देखिए जैसे 10 क्रिकेटर के नाम लिख दिए हमने और फिर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा क्या होगी इसकी डेफिनेशन, कोई के अकॉर्डिंग अलग होंगे, कोई के अकॉर्डिंग अलग होंगे उनके नाम, लेकिन ये 100% सबके लिए एक होगा। अनऑर्डर्ड मतलब, अनऑर्डर्ड का मतलब ये है यदि आप BADC भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अनऑर्डर्ड भी हो सकते हैं। सारे अलग अलग हैं, देख लीजिए कोई रिपीटेशन नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या है? सेट है। ये सेट नहीं है। तीसरा देखिए ये भी सेट है। क्यों? ये क्या है? हिंदी अल्फ़ाबेट्स के 3 लेटर्स लिखे हैं, मतलब यहाँ से वो व्यंजन शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट, तो ये भी वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, अनऑर्डर्ड है, तो ये भी सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स का क्या करना है? कलेक्शन बताना है। तो पॉपुलैरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। आज मेरा फेम कुछ और है, कल कुछ और होगा, तो मैं पॉपुलर भी हो जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ी ना कि इसकी डेफिनेशन है कि आप एक काम कर दो तो पॉपुलर हो, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो तो पॉपुलर हो आप, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि फैन फॉलोइंग के हिसाब से कह सकते हैं, जरूरी नहीं होता है, मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है।
कुछ आप टर्म्स देख लीजिए, जैसे पॉपुलर आ गया, मोस्ट फेमस आ गया, बेस्ट आ गया, ये कभी सेट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज कोई पॉपुलर है, कोई कल कोई और होगा। लेकिन आप ये बताइए, हमने आपसे बोल दिया इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 4 लेटर लिखना है, तो वो यही होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, वो वेल डिफाइंड है। इसके बाद देखिए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अंडर 1000 AIR इन गेट एग्जाम, मतलब पहले 1000 बच्चे जिनने गेट एग्जाम को क्रैक किया है, ऑल इंडिया रैंक उनकी क्या है, अंडर 1000, वो भी कौन से एग्जाम में, 2005 में। अब आपको लगेगा कि ये डाटा शायद सेट ना हो, ये सेट है, क्योंकि जिन भी बच्चों ने 2025 के गेट एग्जाम में 1000 रैंक लाई है, मतलब फर्स्ट से लेकर के 1000 रैंक जो लाए हैं, वो क्या होंगे, वो लिमिटेड होंगे, वेल डिफाइंड होंगे, क्योंकि जिनका रिजल्ट आया होगा 1 से 1000 के बीच में, उन्हीं का नाम उस लिस्ट में होगा। और किसी भी बच्चे का नाम 2 बार नहीं आया होगा तो डिस्टिंक्ट भी है। अनऑर्डर्ड, अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, सुनिए। अब यहाँ पर आपको दिमाग में आएगा कि अनऑर्डर्ड वाला केस नहीं यहाँ पर लगेगा, अनऑर्डर्ड वाला केस नहीं लगेगा, मतलब रैंक इसकी ऊपर है तो ऊपर ही लिखा जाएगा। फर्स्ट रैंक वाले की जगह आप थर्ड रैंक वाले को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं कि अनऑर्डर्ड नहीं हो सकता, मतलब आप उसका ऑर्डर शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन तब भी वो हम उसको सेट तो कह सकते हैं फिलहाल, कि जो 1000 बच्चे हैं वो स्पेसिफिक हैं, वेल डिफाइंड है। लेकिन हाँ, इस डेफिनेशन के बेस पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि लास्ट वाला एग्जांपल हमारी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो अनऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, बाकी देखिए ये हमने आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेशन बताई है सेट की, जो हमारी बुक वगैरह में लिखी जाती है, वो क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए बस। यदि आप वेल डिफाइंड भी कर पा रहे हो तो वो सेट है, तो हम इनिशियली इसको अभी सेट कह सकते हैं। बाकी और डेप्थ से सोचे तो अनऑर्डर्ड वाले केस को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन तब भी भैया जो सेट है, कलेक्शन है, उन 1000 बच्चों का नाम जिनने स्कोर किया है AIR 1000 के अंदर, वो तो वेल डिफाइंड है, तो आप इसको इनिशियली सेट कह सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमने आपको क्या बताया, किसी भी डाटा को ऑब्जर्व करके आप क्या देख सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि वो गिवन डाटा आपका सेट है या नहीं है। क्लियर? तो ये आपके पास किसी भी सेट को चेक करने के लिए कि वो सेट है, डाटा को चेक करने के लिए 3 बातें होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, अनऑर्डर्ड, डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड है तो भी चल जाएगा इसके लिए, ऐसे केसेस में। क्लियर? ये हमने क्या देखा, यहाँ पर सेट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेट का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम इस चैप्टर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको चैप्टर बोरिंग नहीं लगे और एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए वो कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आपको छोटे से लेक्चर में डाला जाए। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि सेट को कैसे आप किसी डाटा को चेक करेंगे कि सेट है या नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।